नमस् नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम हाई स्कूल में स्वागत करता हूँ। कक्षा 10 में हिंदी विषय में बात करें तो पाठ 8 जिसका नाम है सुधा मूर्ति, उसके बारे में हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि सुधा मूर्ति है जिसने पोस्ट कार्ड लिखकर जो टेल्को के मुख्य जो प्रस्तावक है, उसके मालिक है JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा कि आपकी एक शाखा है, जो आपकी एक विभाग है, यूनिट है, उसके द्वारा ये जाति भेद, स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव है, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं ऐसा भेदभाव को सहन कर सकती नहीं। इस तरह के उसने अपनी जो सोच थी उसको उसने JRD टाटा को खत लिखकर बताया। पेज नंबर 19 पे उसके बाद पैराग्राफ देखिए। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा कि 10 दिन हुए और तुरंत JRD टाटा है कंपनी, जो टाटा कंपनी, उसकी ओर से एक तार मिला। उस समय जिस तरह से आज हम देखते हैं फैक्स, यहाँ से हम अगर कोई चीज़ की जेरोक्स को निकालते हैं फैक्स में, वो सामने उसी तरह से वहाँ पे कागज़ को छप कर निकल जाता है। उस तरह से उस समय में तार की सिस्टम थी, तो वहाँ से कोई टाइपिंग किया जाता था और वहाँ तार इस तरह से निकलता था। वो संदेशा व्यवहार की प्रक्रिया थी और एक वो साधन था। तो 10 दिन में उसको तार मिला। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, तो उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी खर्च देगी, जो आने जाने का किराया, रहने का सब कुछ खर्च टाटा कंपनी करेगी और आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, मुलाकात, रूबरू वहाँ पे उपस्थित होना है, हाजिर होना है। तो कंपनी के खर्च पर तुम्हें पूना, जो टाटा कंपनी उसकी ऑफिस पूना में, वहाँ पे उसको हाजिर होना है इंटरव्यू के लिए। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। कि तुरंत सुधा मूर्ति ने अपनी तैयारी की जाने की और वह पूना के लिए रवाना हुई। और वहाँ जब साक्षात्कार, जब इंटरव्यू आरंभ हुआ, शुरुआत हुई, तब उसे तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में उसे सवाल किए गए। उसके जवाब बखूबी सुधा मूर्ति ने बेझिझक होकर सभी सही उत्तर दिए। तब एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहीमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तो अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वृद्ध, उसने सुधा मूर्ति से कहा कि तुम जानती हो कि हमने विज्ञापन में जो एडवर्टाइज थी, जो जाहिरात थी, तो उसमें हमने विज्ञापन में क्यों ऐसा लिखा था कि स्त्री उम्मीदवार आवेदन ना करें, एप्लीकेशन अर्जी ना करें? क्योंकि जो कंपनी का मुख्य कार्यस्थल है वहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर सकती। वहाँ महिलाओं की नियुक्ति यानी महिलाओं की तैनाती, वहाँ उनको महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता। वहाँ पे महिलाएं काम नहीं करती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। मेधावी यानी बुद्धिमान, अनुसंधान यानी जांच पड़ताल, जो रिसर्च होता है, जो बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं होती है, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होती है, वहाँ पे जो रिसर्च होते हैं, हम देखते हैं कि दवाई है और कोई होता है रोग, उस पर जो रिसर्च किए जाते हैं उसको बोलता है जांच पड़ताल, अनुसंधान। देखिए, अनुसंधान शालाओं में जाकर तुम्हें वहाँ पे काम करना चाहिए। मेधावी यानी बुद्धिमान, कि तुम्हारी जैसी बुद्धिमान लड़की को के जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जहाँ पे प्रयोग होते हैं, रिसर्च होते हैं, वहाँ तुम्हें जाके काम करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा। दृढ़ता यानी मजबूताई से, मजबूत इरादे के साथ उसने अपने विचार को रखा वो बुजुर्ग के सामने और कहा कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें कहीं शुरुआत तो करनी होगी, आरंभ करना होगा। अगर ऐसा ही हम करेंगे, अगर लड़कियों की, स्त्रियों की वहाँ पे नियुक्ति नहीं होगी, तो कभी आपकी फैक्ट्री में महिला काम नहीं कर सकेगी। इसलिए हमें शुरुआत तो करनी है। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। तो जो बुजुर्ग हैं, तो ऐसे सुधा मूर्ति को मालूम लेके वो JRD टाटा ही बैठे थे इंटरव्यू में। तो बुजुर्ग ने, वृद्ध ने, काफ़ी लंबे समय साक्षात्कार चला इंटरव्यू,
और उसके बाद अंत में मुस्कुराते हुए हंसते हुए उन्होंने कहा कि चलो कि अच्छी तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारे विचार सही है कि आज ये कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट दी जाती है, तुम इस काम के लिए काबिल हो और तुमसे ही शुरुआत इस कार्य की होगी, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। उन्होंने बधाई दी, उन्हें शुभकामनाएं दी सुधा मूर्ति को, जे.आर.डी. टाटा ने। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी। सुधा जो टेल्को कंपनी है उसमें जो इंजीनियर का जो पद था, जो जगह थी, वहाँ पे प्रथम महिला के कार्य करने की अगर शुरुआत की हो तो सुधा कुलकर्णी उनकी सरनेम है। तो सुधा कुलकर्णी प्रथम महिला थी जो टेल्को कंपनी में इस पद के लिए नियुक्त हुई थी और उन्होंने महिलाओं के कार्य की शुरुआत की थी। तो इंजीनियर थी, फर्स्ट टेल्को कंपनी में काम करने वाली प्रथम महिला सुधा कुलकर्णी थी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। तो टेल्को कंपनी में उनके पति जो नारायण मूर्ति है, उनकी सरनेम मूर्ति है, लेकिन नारायण मूर्ति है, उनके साथ उनका विवाह हुआ, शादी हुई। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली कि 8 साल तक उन्होंने लगातार सुधा मूर्ति ने टेल्को को अपना काम, टेल्को कंपनी में काम किया, सेवाएं दी, अपना जो ज्ञान था उसका इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए उन्होंने टेल्को में अपने कार्य किया और 8 साल लगातार उन्होंने काम किया और सन 1982 में उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र यानी इस्तीफा रिज़ाइन किया और उन्होंने अपने पति जो है बेंगलुरु में रहते थे उनके साथ मिलकर, दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने दोनों ने मिलकर अपनी एक अलग सी कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत की, स्थापना की। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। ये दोनों पति पत्नी ने खूब ही तन मन धन से मेहनत की और लगन से, पूरे मन से उन्होंने मेहनत की और इन्फोसिस फाउंडेशन है जो आज हम उसको जानते हैं बखूबी, इन्फोसिस फाउंडेशन को, उसने दिन दुनी रात चौगुनी के खूब तरक्की की। और सुधा मूर्ति 1996 में वह इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। 1996 में उनकी चेयरपर्सन बनी, चेयरमैन बन गई वह। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरत दिया। ये जो इन्फोसिस फाउंडेशन है उसके मुख्य कार्यक्रम देखें तो उन्होंने फाउंडेशन के माध्यम से, माध्यम है ना जरिया, के माध्यम से फाउंडेशन जो चल रहा है इन्फोसिस फाउंडेशन, उसमें सामाजिक वर्क किया जाता है। तो सामाजिक विकास, जो समाज के विकास के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए हैं और उन्होंने कर्नाटक राज्य है जो जिसकी राजधानी बेंगलुरु, तो कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूल है जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं स्कूल राज्य सरकार के, वहाँ पे एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। कि उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सभी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर, जब 1996 की बात हो रही है, 1996 की, तब ये काम किया उन्होंने, एक एक कंप्यूटर दिया और एक एक लाइब्रेरी सभी स्कूलों में उन्होंने कार्यरत की, उसकी शुरुआत की। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। सुधा मूर्ति ने अपने को संपूर्ण समाज के लिए समर्पित कर दिया, समाज को अपना जीवन अर्पित कर दिया और समाज सुधार के लिए उन्होंने कार्यशील रही। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। जो शहर के नाम है बेल्लारी है, बीजापुर है, हुबली जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ हुबली, जो बंगाल में आया हुआ है हुबली, क्योंकि आदि अस्पतालों को
जो अस्पताल यानी हॉस्पिटलों को उच्च तकनीकी, उच्च जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, साधन चाहिए, मशीन, वो उन्होंने उपलब्ध कराए चिकित्सा के। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सुखापीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। उन्होंने देखो कि कांची में जो कांची है वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाई, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग है, फिर पट्टुमडाई है, बेंगलुरु आदि है, उसके आदि और भी शहरों में उन्होंने चिकित्सा सहायता के केंद्र खड़े किए, हॉस्पिटलें। और उस्मानाबाद जिला और उड़ीसा में जो कालाहांडी है और आंध्र प्रदेश में जो सूखा पीड़ित, जो दुकाल जब सूखा पड़ा, जेने अपने गुजराती में दुकाळ कही है, वरसाद न पड़वाथी समस्या ऊभी थाय छे। तो कि सूखा यानी दुकाळ, तो कि जब सूखा हुआ, बारिश नहीं हुई, तो वहाँ पे लोगों को सहायता की, राहत कार्य उन्होंने किया। उनके अथाक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। कि अथाक परिश्रम, उन्होंने बहुत बखूबी परिश्रम किया, बिना रुके लगातार उन्होंने परिश्रम मेहनत की और कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया, कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया की लागत आई, लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय, लाइब्रेरी खोली गई। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गाँव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। सुधामूर्ति ने समाज को, निचले स्तर को उन्होंने बहुत करीब से देखा। जो गरीब थे, जो मजबूर थे, जो अनाथ थे, सबको उन्होंने मदद की, दिल से और मोहब्बत से साथ उन्होंने मदद की और उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, भूखों को खाना दिया, पानी दिया, जिसके पास मकान नहीं थे उसको मकान भी दिए और पढ़ाई भी हुई। और सबसे बड़ा कार्य यही था इंसान को मानव सेवा, यानी कि अगर ईश्वर ने धन दिया है, अगर इंसान मानव की सेवा करता है, समाज की सेवा में, और किसी को खाना खिलाता है, किसी को पढ़ाता है, पढ़ाई कराता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा पुण्य वही है, नेकी है। तो वही काम सुधामूर्ति कर रही है और आज भी वो काम को अंजाम दे रही है। तो सुधामूर्ति ने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतें बनाई, क्योंकि अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा देश का भविष्य ज्वलंत होगा, प्रकाशित होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने निर्माण कराया। अधिकतम अंक लाने वाले, ज़्यादा जो मार्क से, अंक से पास होते थे, परसेंटेज से, उनको उन्होंने स्कॉलरशिप दी और उनको आगे की पढ़ाई के लिए मदद की। और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर उन्होंने बंटवाए, वितरित किए हैं, बंटवाए। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधामूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। उन्होंने अपने जीवन में 13 पुस्तकें, किताबें लिखी है, बुक्स लिखी है। सुधामूर्ति को उनके कार्यों के लिए, काम के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि पुरस्कार से सुधामूर्ति का सम्मान किया गया। और हम देखते हैं समाज, देश, राज्य और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, वो जो अच्छे कार्य करते हैं, जो लोग जो समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं और बच्चों की और स्त्रियों की, हर किसी की सेवा करते हैं, उसको समाज, देश और बड़े बड़े फाउंडेशन उसकी कदर करते हैं, उसकी मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उसको अनेक पुरस्कारों से उसको नवाजा जाता है। हमें भी यही जीवन में सीख लेने का, अगर हमें ईश्वर धन देता है तो हमें धन को सही जगह पर, सही रास्ते पर इस्तेमाल करना है। सुधामूर्ति के द्वारा यही हमें प्रेरणा मिलती है इस पाठ से कि हमें भी जो धन मिले उसमें किसी का हिस्सा है, हम थोड़ा बहुत खर्च करें किसी को, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़े, इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सुधामूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। सुधामूर्ति ने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की, कामयाबी सुधामूर्ति को जो मिली, उस समय में जब नारी को कमज़ोर समझा जाता था, उस समय में सुधामूर्ति ने अपनी जो शक्ति जिसको प्रकट किया, बाहर लाई और उन्होंने पुरुष प्रधान समाज का सामना किया। और हमने पहले ही देख चुके हैं कि वह जो अपने जो क्लास थी उसमें अकेली लड़की थी और फर्स्ट आती थी,
तो वहाँ से हमें मालूम पड़ता है सुधा मूर्ति ने स्त्रियों के लिए एक द्वार खोला। हर किसी को पहल करनी पड़ती है, या अगर पहल करेगा तभी पीछे सब लोग उस रास्ते पे चलते। तो सुधा मूर्ति ने स्त्रियों के विकास के लिए सबसे पहले पहल की, और उन्होंने ऐसी कामयाबी सफलताएँ उनको प्राप्त हुई तो जिससे महिलाओं की शक्ति, उसको बल मिला, और महिला भी धीमे धीमे महिला भी जीवन में अपने आगे आने के लिए उपस्थित हुई, और महिलाएं भी समझ लें कि हमने जो पढ़ाई अच्छी करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। जो आज इंजीनियर ये जो सब हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि पहले 1-2 लड़की होती थी, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो हर संस्थान में 50%, 50-50 के फार्मूला से बच्चे हमको देखने को मिलते हैं, लड़के और लड़कियाँ पढ़ाई करती है साथ में मिलकर। और जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, इंजीनियर महाविद्यालय के, वहाँ में बड़े कॉलेज की बात है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र होते हैं जो विद्यार्थी, उसमें लड़कियाँ 50% होती है और 50% लड़के देखने को मिलते हैं। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियाँ कुशलता से कार्य कर रही है। आज हम देखें तो अनेक मशीनों के बीच बड़े बड़े मशीन होते हैं, हार्ड वर्क होता है, तो मुश्किल कार्य होते हैं, वहाँ भी लड़कियाँ आज काम कर रही है। अपना जो हुनर है, अपना कौशल है, उसका वह संस्थान को अपना को लाभ दे रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। तो कह रही है सुधा मूर्ति ने जो इतना प्रयत्न किए, और उन्होंने जो एक नया मार्ग स्त्रियों के लिए बनाया, तो आज जो लड़कियां आगे आती है, इतनी अच्छी पढ़ाई करती है और वो हर जगह हर क्षेत्र में काम करती है, तो ये देखकर सुधा मूर्ति है जो अत्यंत फुलाना समान है, यानी अत्यंत प्रसन्न होती है, उसको बहुत खुशी होती है यार लड़कियाँ आगे आ रही है, और लड़कियों का विकास देखकर उसे बहुत सुधा मूर्ति को खुशी महसूस होती है। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन है अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। जो महिलाओं की जो सफलता है, कामयाबी है, सक्सेसफुल है महिलाएं, जो उस पर वह सुधा मूर्ति बस एक पंक्ति में कहती है कि हमारा मार्ग, हमारा रास्ता कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन किंतु चलना जरूरी है। इस तरह से वो महिलाओं को संबोधित करती और कहती है कि महिलाएं, तुम्हें जो हमने जो मार्ग चुना है, रास्ता चुना है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन हमें चलना जरूरी है। जैसे कोई मुसाफिर होता है, वो पथ पे चलता है रास्ते पे, अगर अपनी मंजिल की ओर जा रहा है तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो फिर उसको मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मंजिल को आगे बढ़ना रहता है। तो इसी तरह से महिलाओं को भी सशक्तिकरण, हमें भी हमारे घर में जो हमारी बहन हो, कोई भी हो, उसको हमें मदद करनी चाहिए पढ़ाई में, और महिलाओं को भी, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। वो भी पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ती। आज और लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं है।